कल हम लोगों ने कुछ फ्री पार्टिकल के बारे में पहले बात की थी, और वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। तो अगर वो किसी फील्ड में नहीं है तो वो फ्री पार्टिकल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो एक चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, और वो पार्टिकल Q है, और ये एक फ्री पार्टिकल की तरह ही होगा। तो अगर कोई फील्ड में नहीं है, इफ नॉट इन द फील्ड, और अगर किसी फील्ड में ये आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया या ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, तो उस केस में ये पार्टिकल फ्री नहीं रह जाएगा, है ना। इफ नॉट इन ए फील्ड, ठीक है, तो उस केस में ये फ्री होगा। और फ्री पार्टिकल के केस में मैंने आपको बताया था कि इसका लैग्रेंजियन आप कैसे लिखेंगे, और इसका हैमिल्टोनियन तो हम लोगों ने नहीं लिखा था, बट हैमिल्टोनियन भी इसका कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। तो जस्ट ए रिमाइंडर कि इसका फ्री पार्टिकल का, चाहे वो चार्ज हो, तो लेट देयर बी चार्ज ऑन दिस, इसका लैग्रेंजियन कितना था? इसका लैग्रेंजियन था माइनस mc स्क्वायर एंड 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका लैग्रेंजियन था। और मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से जनरलाइज्ड मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, और वो होगा डेल एल बाई डेल वी, ठीक है। तो चूंकि 3 कंपोनेंट्स हैं, तो 3 कंपोनेंट्स, ये बेसिकली एक 4 वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि स्पेस में बैठे हुए हैं। तो हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं डेल एल बाई डेल वी 3 वेक्टर के रिस्पेक्ट में। और जैसा मैंने कल कहा था कि हम डेरिवेटिव वेक्टर के रिस्पेक्ट में तो ले नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 1 बाई 1 कंपोनेंट्स का लेंगे डेरिवेटिव, यानी एक बार Vx के रिस्पेक्ट में, एक बार Vy के रिस्पेक्ट में, और एक बार Vz के रिस्पेक्ट में। तो हमको यहाँ से ये 3 इक्वेशंस मिलेंगी, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, L ऊपर लिखा हुआ है, तो पता चलेगा कि ये चीज कितनी है। ये m अपॉन वो जो एक्सप्रेशन आता है 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 अपॉन दिस को, इसको हम गामा भी कहते हैं, और इनटू ये v हो गया। तो दिस इज बेसिकली व्हाट m एंड गामा एंड v। और हम सब लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये क्वांटिटी है, क्या है ये? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो दिस इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, एंड ये जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है इसको आप लिखते हैं p, और यहाँ नीचे हम एक ये लिख देते हैं REL, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी जनरली डू, and then we can further write down the Hamiltonian of this. तो जो हैमिल्टोनियन है वो आप जानते हैं कि वो that can be written हैमिल्टोनियन, ये H मैंने लिखा है, बट इसको दोबारा जरा लिखते हैं, right? So this is H like this. And how much is this? This is P ठीक है माइनस L। ये L लैग्रेंजियन है, P जनरलाइज्ड मोमेंटम है, और V इज द वेलोसिटी। जब आप इसमें इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा m गामा c स्क्वायर, जिसको कि हम लोग रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहते हैं, और बहुत से लोग इसको mc स्क्वायर के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर,
तो उस mc² में जो m है वो कैपिटल M होता है, यानी ये जो कैपिटल M है ये रिलेटिविस्टिक मास है. दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास. सो रिमेंबर दिस क्वांटिटी इज द रिलेटिविस्टिक मास. ठीक है. और ये जो m मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला, ये रेस्ट मास कहा जा सकता है. अगर आप चाहें तो इसको रेस्ट मास कह लें, लेकिन फिजिक्स में जनरली एक ही मास यूज किया जाता है और वो ये वाला यूज किया जाता है. तो हमको बार बार रेस्ट मास कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भी हम मास शब्द का यूज करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हम रेस्ट मास की ही बात कर रहे हैं. तो यू कैन राइट डाउन दिस हैमिल्टोनियन इन दिस फॉर्म, and you can also write down the Hamiltonian in form of the momentum, क्योंकि हैमिल्टोनियन मोमेंटम स्पेस में डिफाइन होता है या फेज स्पेस में डिफाइंड होता है. आपको सबको मालूम है कि फेज स्पेस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड मोमेंटम से मिलके बना होता है. ठीक है. जबकि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जनरलाइज्ड वेलोसिटीज एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से मिलके बना होता है. तो हम ये प्रिफर करते हैं कि एनर्जी का हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखें कि उसमें केवल मास और जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो बैठा हुआ हो. राइट. तो इसको आप जरा सा इस रूप में लिखने की कोशिश करिए. एच को प्रॉपर तरीके से फेज स्पेस में लिखिए. सो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द सिंपल एक्सप्रेशन इन फेज स्पेस. ओके. लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो one can write down this thing in phase space. And then what happens? You can further find out what happens to the Newton's law in case of the particle, the relativistic particle. क्या relativistic particle के केस में F is equal to ma valid है या नहीं है? So this is. Now the point is न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, और इस बात को क्लियरली समझ लेना चाहिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम सब जानते हैं कि F इज इक्वल टू dp/dt होता है. राइट. और इसको हम लोग ma लिख सकते हैं. दिस इज ओके as far as non-relativistic case is concerned. When the velocities are small enough, you can write down this expression. तो बेसिकली ये नॉन रिलेटिविस्टिक है. ओके. लेकिन अगर हम रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो कि हमारी इंटेंशन है, यहाँ पार्टिकल हो या वो फील्ड्स हो, हम सब रिलेटिविस्टिक केस ही कंसिडर कर रहे हैं. तो उसमें ये बात मैंने आपको मिन्कोस्की फोर्स कैलकुलेट करते हुए बताई थी कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, बस थोड़े से अंतर के साथ, कि ये हो जाएगा P रिलेटिविस्टिक. यानी अब हमारा ये जो P है ये खाली M इंटू V नहीं होगा, क्योंकि ये क्या था, ये था M इंटू V. राइट. जबकि ये जो P है, ये वाला, ये है क्या, M इंटू गामा इंटू V. हुआ. दिस इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी मोमेंटम. राइट. तो दिस इज ओके. अब बात आती, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ma? तो आंसर है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है. तो सिचुएशन क्या है? अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तब हम लिख सकते हैं इसको m, और ऑफ कोर्स रिलेटिविस्टिक लिखेंगे तो m इन गामा, और फिर हम इसको a लिख सकते हैं. राइट. तो ये पॉसिबिलिटी है जब जो फोर्स है एंड वेलोसिटी है, जब वो परपेंडिकुलर हो आपस में. ठीक है.
तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा हो गया कि इसको आप कैपिटल M लिख दीजिए एंड देन यू कैन राइट इट डाउन एज व्हाट, कैपिटल M टाइम्स। तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स। लेकिन ये पॉसिबल तभी है, जैसा मैंने कहा, कि जब ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है और बल्कि पैरेलल है सपोज, ठीक है, तो उस केस में हम इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। देन क्या लिखेंगे? देन वी विल हैव टू राइट डाउन व्हाट, वी विल हैव टू राइट डाउन समथिंग एल्स। और ये पता चलता है कि वो हो जाता है m गामा क्यूब इंटू a। ठीक है, अब आप चाहें तो ये m गामा क्यूब ये एक नई टाइप का एक्सप्रेशन है और इसलिए मैं इसका एक ऐसे सिंबल बना रहा हूं, ये है m। तो if you like, you can still write F is equal to ma, but you have to define a new type of mass if the force is parallel to the velocity. Okay, तो ये तो बात हो गई हमारी in case of what we say the particle, relativistic particle। और अब हम कल के पॉइंट पर आते हैं कि कल हम ये कह रहे थे कि क्या होगा अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, राइट। तो ये चार्ज पार्टिकल है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है FIK, ठीक है। यहाँ पर फील्ड के कारण एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप जो चाहें लिख दीजिए। और चूंकि ये पोटेंशियल in general it can depend on space coordinate or it can depend on time coordinate। so ये किसी भी चीज पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना, टाइम पर भी डिपेंड कर सकता है और ये स्पेस पर भी डिपेंड कर सकता है। बट द पॉइंट इज दैट इन जनरल इट इज नॉट कांस्टेंट। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल है, इस पोजीशन पर है, राइट। क्या होगा अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होने वाला है कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो फोर्स निकाला जा सकता है, उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लेकिन लॉरेंज फोर्स को अब हम निकालेंगे थ्रू अनदर मेथड, और वो मेथड जैसे मैं कल बता रहा था कैनोनिकल मेथड। कैनोनिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि एक्शन है, एक्शन हम लिखेंगे, इससे हम लैग्रैन्जियन निकालेंगे और लैग्रैन्जियन निकाल के हम आयलर या लैग्रैन्जियन इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, लैग्रैन्जियन इक्वेशन। और जो लैग्रैन्जियन इक्वेशन यूज करेंगे देखेंगे कि वो वही है जो कि लॉरेंज फोर्स। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी और इक्वेशन आने के बाद हम इसको ये देख पाएंगे कि क्या ये लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो व्हाट वी डू, वी हैव टू अगेन थिंक ऑफ सम अदर काइंड ऑफ द थिंग्स। जैसे कि अभी हमको क्या करना है कि टोटल एक्शन लिखना है, राइट। टोटल एक्शन क्या होगा, टोटल एक्शन ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए ऑफ फ्री, एक मिनट में इसको जरा देख। सो दिस इज ए ऑफ फ्री, ठीक है, प्लस ए ऑफ इंटरेक्शन, राइट। और यही इंटरेक्शन पार्ट जो है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए ही मैं आपको कल बता रहा था कि हम ये कर सकते हैं कि इंटरेक्शन पार्ट में, इंटरेक्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, we will write down a interaction and this is equal to minus q by c and this is what,
ए आई एंड डी एक्स आई। ठीक है, आई 0 से 3 तक जाता है, और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी हुई थी, तो ये क्या आएगा? तब ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू फाई प्लस क्यू बाई सी एंड ए डॉट वी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एन डी टी। नाउ प्लीज सी that this whole thing, whatever lies here, is what? Is L. L of what? L interaction. So this was our question which I put in that problem set yesterday. How to find out the Lagrangian for the interaction part. And that can be obtained simply by converting this whole thing into LDT kind of thing, and then extract out the information about L, कि L क्या है और L वो ये है, right? तो ये L interaction part होगा। अब क्या होना है कि अगर L interaction part हो गया, तो फिर इसके साथ में L interaction के बाद आप इसको अपने जो फ्री वाला पार्ट था लैग्रेंजियन का, उसमें आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो व्हेन यू ऐड टू दैट, व्हाट यू गेट L total is equal to L of the free particle plus L of the interaction, right? अब मैं आपको कल ये बता रहा था कि इसमें एक पार्ट अभी मिसिंग है, तब वो टोटल कहलाएगा। ये टोटल कैसे हो गया टोटल? ये टोटल तब होगा जब इसमें हम L ऑफ फील्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फील्ड्स का मतलब क्या है? फील्ड्स का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के Fi के यहाँ पे आने चाहिए। जब ये इंक्लूड करेंगे तब ये चीज यहाँ टोटल बने, राइट? तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम केवल ये पार्ट ले रहे हैं और ये पार्ट ले रहे हैं। यानी when the particle was free, then what was the Lagrangian? And we know that you can cross here this term and you can write down कि जब free था तो ये कितना था? हमको मालूम है it was equal to mc square into 1 minus v square by c square, right? v square by c square। तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट जो इंटरैक्टिंग लैग्रेंजियन है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कितना है? माइनस क्यू फाई, ऐड ही करना है, वो माइनस के साथ में आ रहा था, तो क्यू फाई वॉज कमिंग विद माइनस साइन, और उसके बाद में हम करेंगे प्लस क्यू बाई सी एंड ए डॉट वी। ओके, ये पार्ट आएगा, ये इंटरैक्टिंग पार्ट है ये वाला। ठीक है, सो दिस L interacting is this one and L free is this one, right? और जैसा कि स्पष्ट है कि इसको आप काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जैसा आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस में लिखते हैं, वैसा लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये उस तरह से होल्ड नहीं करेगा। हालांकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब आप जाएंगे तो ये पूरी चीज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ये एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जो रिलेटिविस्टिक एनालॉग्स हैं उनमें हम इस तरह का नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चीज काइनेटिक एनर्जी नहीं है, राइट? कल मैंने आपको बताया था, एंड somebody had asked this question, what is the significance of the negative sign of the Lagrangian? Then I told that, okay, this is arranged with the negative sign so that when the time integration is taken, the whole quantity becomes negative.
ना, it should become negative for a particle, certain cases, and those cases are when the particles are at rest. So here, what we do is we can go over further to find out the generalized momentum is given as del L by del V, and if you calculate now in this case, it comes out to be what? P relativistic, that is of the particle, plus Q by C A. Okay, because you have to take the derivative with respect to the velocity. So you can see the previous slide where I put this Lagrangian, and this Lagrangian was written where? This Lagrangian was written here. Yes. So if you take the derivative with respect to the velocity of the entire expression, यहाँ से जो पहला वाला जो term है, इससे आएगा momentum, relativistic momentum of the particle, और यहाँ से if you take the velocity derivative, तो ये केवल ये वाला part contribute नहीं करेगा, पहले वाला, तो it does not contribute to the momentum. Momentum केवल और केवल जो velocity dependent forces हैं, वही contribute करेंगे, right? A dot V. तो A dot V से momentum आएगा, तो Q by C A. जो Q by C A है, this quantity is going to play a very important role